राजा मनीष। जी आज डीगल गांव में पहुंचे हैं, स्वतंत्रता दिवस का एक शुभ अवसर है, क्या कहना चाहेंगे? आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को बधाई देता हूं। आज मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र भाई प्रदीप अहलावत जी, पार्टी में काम करते करते में बहुत साल हो गए हैं, दोस्त हैं मेरे, और सरकार ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि मैं बेरी में पहुंच करके अब की बार जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें मुख्य अतिथि के रहते हुए वहाँ ध्वजारोहण के कार्यक्रम में रहूँ। तो आज भाई साहब के यहाँ निवास पर चाय पानी के प्रोग्राम में आया हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको, जितने आपके दर्शक हैं उन सबको बधाई। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आज सब देशवासियों से आह्वान किया है कि आने वाला जो हमारा ये देश है, समय है, इसमें जिस तरीके से हम आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ करके दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को हमने हराया था, ठीक उसी तरीके से अब इस देश के अंदर जो गरीबी है और इस गरीब का देश का जो आम आदमी जो सरकारी योजनाओं से वंचित है, सब मिल करके इस देश को एक बड़ा देश बना करके दुनिया का सबसे समृद्ध हमने देश बनाना है, ये आह्वान किया है। यही बात मैं कहना चाहूँगा। विधानसभा चुनाव का समय आ रहा है सर, थोड़ा सा एक कुछ क्वेश्चन चुनाव के लिए करेंगे पॉलिटिकली कि अभी सिचुएशन जो है विधानसभा चुनाव की है। प्रदीप अहलावत जी लगातार जो है यहाँ का जो बेरी हल्के की बात करें तो बेरी हल्के से बहुत अच्छी उसमें मात्रा में मतलब ये लगा लो बहुमत हासिल कर रहे हैं, और लोगों का एक जो है जनसभा है वो दिल जीते हुए हैं, और लोग जो है चाहते हैं, युवा खासकर चाहते हैं कि प्रदीप अहलावत जी बेरी हल्के से अब की बार विधायक बने और विधानसभा का जो है उनको मिले मौका जाने का। क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है, शीर्ष नेतृत्व ने भी बार बार कहा है कि अब की बार युवाओं को मौका देंगे, और प्रदीप जी निश्चित रूप से इस हल्के के बहुत मजबूत नेता हैं, लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में कोई इस बात का कोई पहले तो पता नहीं होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कि आपको याद ही होगा कि एक चुटकुला क्या एक कथा बड़ी सबके सामने है कि कोई एक साथी सरदी अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गया और उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे टिकट दिलवाइए, तो उन्होंने भी ये कहा कि अभी तक मेरी कन्फर्म नहीं है, मैं किसके बारे में कहूँ। तो ये है कि प्रदीप जी बहुत मजबूत साथी हैं, और जिस तरीके से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि अब की बार हम लोग युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो मेरी तो खास करके प्रदीप भाई साहब को शुभकामनाएँ हैं, और ये लड़ते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मजबूत होगी। लगातार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर जो बीजेपी की बढ़त आई है सर, उसको बढ़त आने की वजह से कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, खासकर यहाँ मौजूदा विधायक हैं, वो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस में है कि उसको उस ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, अब की बार क्या हुआ, पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने बरगलाने का काम किया। कांग्रेस ने 2 नारे लगाए कि एक तो खटाखट कि भाई 1 जुलाई आएगी, 1 अगस्त आएगा, 1 सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, खटाखट आपके खाते के अंदर पैसे आएंगे 8500 रुपये। दूसरा उन्होंने नारा लगाया कि अगर भाई भारतीय जनता पार्टी की 400 पार से सरकार बन जाती है तो ये संविधान ख़त्म कर देंगे। ये दोनों मुद्दे थे, अब ख़त्म हो गए, अब कोई कहीं बात ही नहीं बची। कांग्रेस ने अब की बार बरगला करके वोट लिया है। आप खुद इस बात के गवाह हैं, जितने उनके सोशल मीडिया पे वीडियो चलते हैं, संसद में भी इस पे बड़ी बहस हुई है। तो मैं मानता हूं कि विधानसभा चुनाव के अंदर हरियाणा प्रदेश के विकास को लेकर के बात होगी। और अब जो आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी ने जिस तरीके से अब फसलों को लेकर के कहा है कि 24 फसलें हरियाणा प्रदेश के अंदर होती हैं, 24 की 24 हम भी खरीदेंगे, और जितनी मांग हमारे कर्मचारियों की थी वो सारी मांगें उन्होंने मानने का काम किया, उनको इम्प्लीमेंट भी किया है। तो अगर आप आज हरियाणा के अंदर प्रत्येक किसी भी नागरिक से आप बात करते हैं तो आदमी वो ये सोचता है कि अगर कांग्रेस का राज आ गया गलती से भी, तो जो बच्चा जो आज मेरा स्कूल जाता है, कोचिंग सेंटर जाता है, उसके भविष्य का क्या होगा। मैंने अपनी बात रखते हुए ये कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आम आदमी अपनी दोनों खेतियां, चाहे अपना बच्चा है और जो अपनी खेती छठे महीने वो अगर काटने का काम करता है, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी भरपूर सेवा करने का काम किया है। और कांग्रेस के राज में 2014 से पहले क्या हालात थे सबको पता है। तो निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज तीसरी बार बन रहा है। आदरणीय नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस तरीके से सर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये हरियाणा मांगे हिसाब का जो कैंपेन रन कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, इससे कुछ नुकसान आपको लगता है पहुंच सकता है बीजेपी पार्टी को? कोई नुकसान नहीं है, वो तो देखो एक हमारा फ़ायदा करते आने लग रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो अपने दीपेंद्र हुड्डा जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस 2 जगह बटी, 3 जगह 4 जगह बटी हुई नज़र आ रही है। अभी 2-3 दिन पहले फतेहाबाद गए हुए थे, फतेहाबाद उन्होंने रोड शो किया। रोड शो में हमारे वहाँ से जीत के हैं, शैलजा जी जीत के आई हुई हैं लोकसभा में, लेकिन उनके जो समर्थक थे या शैलजा जी थी, उनके पोस्टरों में कहीं उनका नाम नहीं था, उनकी कोई फ़ोटो नहीं थी। भाई हमने वहाँ से जिता करके शैलजा जी को भेजा है, शैलजा जी जा करके संसद में सवाल पूछें, शैलजा जी संसद में जा करके हमारे इलाके की बात उठाएं विकास की। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी वहाँ जाकर सवाल करते हैं तो कांग्रेस बटी हुई है। ये अपने कांग्रेस पार्टी में इनकी बचतों की लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को बनाए रखने में ये अपना काम कर रहे हैं। इनको जनता से कोई काम नहीं है। जनता अगर के लिए करते तो 2014 से पहले 2 बार आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जनता ने मुख्यमंत्री बनाया था।
अगर बनाया तो वो काम करते। आज जनता उनसे सवाल पूछती है कि जो नौकरियां आज बिना पर्ची बिना खर्ची का आम आदमी को मिलती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में कहाँ चलती थी, किन को मिलती थी? और सब लोग जानते हैं कितने पैसों में मिलती थी, किस तरीके से मिलती थी। और यहाँ जो लोग जो है, खास करके जो दिल्ली का NCR का इलाका है, इस इलाके के अंदर लोग कोई NOC लेने के लिए, अपनी ज़मीन का कोई और किसी चीज़ को बदलाने के लिए जाते थे तो किसके पास जाते थे? कोई उन पैसा पकड़ता था, सब लोगों को पता है। और वहीं एक दीवार पे भी एक मैंने लिखा हुआ पढ़ा 2-4 दिन पहले कि कांग्रेस में शैलजा और हुड्डा की है लड़ाई, गलती से आ गई सरकार तो जमाई खावेंगे मलाई। ठीक है, तो ये लोग भी कहने लगे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सर, जिस तरीके से केंद्र में 3.0 बीजेपी सरकार बनी है, कितने आश्वस्त हैं कि हरियाणा में भी 3.0 बने? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं आश्वस्त नहीं हूँ, जनता आश्वस्त है। देखो, कांग्रेस ने इतना झूठ फैलाया, 2 मुद्दे, दोनों मुद्दे खटाखट पैसे आएंगे, 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा, दूसरा संविधान खत्म कर देंगे। दोनों मुद्दे हरियाणा में नहीं है। दोनों मुद्दों पर लोगों ने बरगलाने का काम किया, नीचे का जो हमारा तबका है, जो खास करके गरीब आदमी। दूसरा, किसान को बरगलाने का काम किया कि बीजेपी की सरकार MSP नहीं देगी। इस सरकार ने दोनों काम कर दिए हैं कि हमें MSP पे हमने लगातार फसलें खरीदी हैं 10 साल से, और हरियाणा प्रदेश के 24 की 24 फसलों को सरकारी पर खरीदने का काम कर दिया। वो मुद्दा खत्म, किसान भाई खुश हैं। और जो खास करके संविधान की बात थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार बने तो भारतीय जनता पार्टी को 272 सीट आई, दूसरी बार बने तो 303 सीट आई। अगर संविधान खत्म करने की कोई बात होती तो पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास था। अब जनता जो खास करके है, गरीब आदमी भी समझने लग गया है कि ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बन रही है। प्रदीप भाई से एक सवाल, जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने अपने भाषण में बोला था कि कांग्रेस वाले तो पैसे लेकर टिकट वो इकट्ठे करना रहे हैं, लगभग 2570 जो है 90 विधानसभा सीटों के लिए उनके पास आवेदन आए हैं और एक के लिए 20,000 रुपये फीस है, क्या कहना चाहिए? मैं जो हमारे बड़े भाई चेयरमैन वेद फूला जी ने जो ये बात कही है, ये एक तरीके से व्यंग है उनके ऊपर। एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने एक व्यंग दिया है इस बात पे, क्योंकि हरियाणा की जनता और पूरे देश की जनता ये जानती है कि कांग्रेस पार्टी में बिना पैसे के पत्ता नहीं हिलता। चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे कोई विकास कार्यों की बात हो, चाहे कमीशन की बात है, इनके दरबार दिल्ली में लगते हैं और वहाँ दिल्ली दरबार से लेके यहाँ से चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो ये एक व्यंग जो है कि भाई शुरुआत ही जिनकी आड़े तो वो है, तो वो आगे जाके क्या करेंगे। हमने पहले 10 साल ये चीज़ें देखी हैं। ठेकेदार जो गांव इन्होंने ठेकेदार बना दिए थे अपने, उन्हीं के माध्यम से काम होते थे, वो पैसे ले लेके अपने काम कराते थे। उनको बाहुबली की तरह इन्होंने बना लिया था। और आज भी जो ये कांग्रेस मांगे हिसाब जो चला रही है, इसमें भी 1000 आदमियों को, बाहुबलियों को अपने साथ ही लेके घूम रहे होते हैं, जहाँ जाएँ वहीं लाके पूछ जाते हैं। आप पत्रकार साथी हो, एक बार इनके वहाँ लोकल जाके और लोगों के बीच में घुस के जाके देखोगे, उनमें से आधी ज़्यादा संख्या यहीं रोहतक लोकसभा से जो लोग गाड़ियों में पैक होके, वो ठेकेदार जो उस दिन के इंतजार में है कि भाई 10 दिन हो गए, ईब कति भूखे मरा, मलाई खाने न कद मिलेगा, उस चीज़ के इंतजार में वो बैठे हैं। तो इससे जनता जानती भी है और जनता सावधान भी रहना चाहिए। प्रदीप भाई, जिस तरीके से हम बेरी के गांव-गांव में जाके सर्वे कर रहे हैं, लोगों के जुबान पे सिर्फ एक ही नाम है, यदि बीजेपी की तरफ से मौका मिले तो प्रति पहला उसको चाहती है। आप कितने आश्वस्त हैं कि जनता यदि आपको मौका देती है पार्टी, तो आप जनता की सेवा करेंगे? देखो, हमारी पार्टी में एक अलग प्रक्रिया है। भाई साहब ने जैसे पहले बताया, यहाँ पे किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हर कार्यकर्ता अपनी मेहनत करता है, सबका एक बराबर का अधिकार है। एक कार्यकर्ता को कमल निशान मिलना है, उसी में सबका साझा है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर वो पार्टी मुझे मौका देती है, तो जो हमारे 5 बार के लगातार विधायक हैं, आज के दिन हरियाणा में सबसे सीनियर जो लीडर में कहा जाए विधायक की कितने बार से बने हैं। और ऐसा नहीं है कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, कि उनकी चलती नहीं थी या पूछते नहीं थे। यही जो लोकसभा है, ये मुख्यमंत्री की लोकसभा रही थी। और इंटेलिजेंट भी हैं, डॉक्टर लगता है उनके आगे। सब कुछ होने के बावजूद बेरी में विकास नहीं हुआ। आज मैं पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की प्रतिमा पे फूल चढ़ाएँ, समाधि पे श्रद्धांजलि दी। सबसे पहला मुख्यमंत्री भाई साहब यहाँ पे जब हरियाणा बना तो बेरी ने दिया था पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, और उसके बाद हम पिछड़ते चले गए। ऐसा क्या कारण है? उन लोगों की नीयत, उन लोगों के काम अपना खुद का विकास करने में है, ना कि बेरी के जनता के विकास करने में उनकी कोई नीयत है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से जब विधायक होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के समय में बेरी उसी ऊंचाइयों को, राजनीतिक ऊंचाइयों को छुएगी जो कभी पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की देन थी। ये हरियाणा में अग्रणी विधानसभाओं में आएगी। पूरा तन मन धन से हम सब लोग यहाँ पे सेवा करेंगे। धन्यवाद।